हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केज की शॉर्ट स्टोरी आई सेल माय ड्रीम्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं गैब्रियल के बारे में। दोस्तों, गैब्रियल गार्सिया मार्केज एक वर्ल्ड फेमस कोलंबियन राइटर और जर्नलिस्ट थे। उनका निकनेम गैबो था। उनका जन्म 6 मार्च 1927 कोलंबिया में हुआ था और उनकी डेथ 17 अप्रैल 2014 में हुई है। वो मैजिकल रियलिज्म के सबसे बड़े राइटर में से एक माने जाते हैं। मैजिकल रियलिज्म का मतलब है रियल दुनिया के बीच मैजिकल, सुपरनैचुरल, अनबिलीवेबल चीजों को इतने नेचुरल तरीके से दिखाना कि वो भी नॉर्मल लगे। उनके फेमस नॉवल रही हैं 100 Years of Solitude, Love in the Time of Gloria और Chronicle of a Death Foretold। उनको 1982 में नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में, क्योंकि उन्होंने लैटिन अमेरिका लाइफ, हिस्ट्री और इमेजिनेशन को एक यूनिक स्टाइल में दुनिया के सामने रखा था। उनकी ये शॉर्ट स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स उन्होंने पहली बार लिखी थी 1980 के आसपास, जो पब्लिश हुई थी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में। बाद में ये स्टोरी 1992 में एक फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में इंक्लूड की गई थी, जिसका नाम था स्ट्रेंज पिलग्रिम्स। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है हवाना रिवेरा होटल से, जहां नरेटर अपने दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। अचानक सब लोग देखते हैं कि एक कार तेज लहरों के साथ ऊपर उठकर होटल की दीवार से टकरा जाती है। हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। टूरिस्ट लॉबी में इधर उधर गिर जाते हैं। थोड़ी ही देर में फायर डिपार्टमेंट आ जाता है और रैकेट साफ करना शुरू कर देता है, यानी कि जो तोड़फोड़ हुई है उसको साफ करता है। जिस कार ने होटल की वॉल को हिट किया था उसे क्रेन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। मलबे के बीच से एक औरत की लाश मिलती है, जो तुरंत मर चुकी होती है। उसने फटे हुए कपड़े पहने होते हैं और बाद में पता चलता है कि वो पोर्चुगीज एम्बेसडर की हाउसकीपर थी। लेकिन नरेटर को उस औरत का एक चीज देखकर झटका लगता है, उसकी गोल्ड रिंग, जो सांप की शेप की थी और एमरल्ड आईज वाली थी। वो रिंग नरेटर को डिस्टर्ब करने लगती है, क्योंकि उसने 35 इयर्स पहले बिल्कुल वही रिंग देखी थी। ये रिंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी औरत पे थी, जिससे नरेटर की मुलाकात वेनिन का एक टैवरन में हुई थी। वो औरत कोलंबियन थी और वॉर के शुरू होते ही ऑस्ट्रिया आ गई थी। वो थोड़ी स्पेनिश बोल लेती है और म्यूजिक पसंद करती थी। उसका ड्रेसिंग सेंस, ज्वेलरी और चार्म नरेटर को बहुत अट्रैक्ट करता था। नरेटर उस औरत से काफी इम्प्रेस्ड होता है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन वो औरत अपना नाम कभी नहीं बताती। नरेटर उसे फ्रो फ्रो फ्रीदा कह के बुलाता है। जब नरेटर उससे पूछता है कि तुम क्या काम करती हो, तो वो कहती है, मैं अपने सपने बेचती हूँ, अपने ड्रीम्स को बेचती हूँ। वो अपने 30s में थी और ओल्ड कैल्डस के एक बड़े परिवार से बिलोंग करती थी, जहां वो 7 बच्चों में से तीसरी थी। उसके परिवार में एक ट्रेडिशन था कि सुबह ब्रेकफास्ट से पहले सब अपने सपने सुनाते हैं। फ्रीदा को अब पूरा विश्वास था कि उसके सपने फ्यूचर बताते हैं। उसने अपनी फैमिली को तब कन्विंस किया जब उसने अपने भाई के बारे में एक सपना देखा, जो कि सच हो गया। तब से वो अपने आप को ड्रीम ऑरेकल बताती है, जिसका मतलब होता है कि कोई इंसान या कोई चीज जो सपनों को इंटरप्रेट करती है, एक इंसाइट प्रोवाइड करती है, एक गाइडेंस, एक प्रिडिक्शन बताती है, जो ड्रीम पर बेस्ड होती है। अब वेनन के विंटर्स के दौरान फ्रीदा को एक बहुत रिलीजियस फैमिली के यहाँ नौकरी मिल जाती है। उसे रहने के लिए रूम, 3 वक्त का खाना और थोड़ी सी सैलरी भी मिलती है। उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो अपने सपनों को समझे और उनका इंटरप्रिटेशन करके फैमिली का फ्यूचर बताए। फैमिली अपने हर डिसीजन उसके सपनों के हिसाब से लेती है।
घर के मालिक की डेथ हो जाती है बाद में। वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा फ्रीदा के नाम भी कर देता है। शर्त ये होती है कि वो आगे भी उनके लिए ड्रीम्स देखती रहे। एक दिन फ्रीदा तेवरेन आती है और नरेटर से मिलती है। वो नरेटर को बताती है कि उसने उसके बारे में एक सपना देखा है और उससे तुरंत वेनन छोड़ देने को कहती है। उसका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होता है कि नरेटर उस पर भरोसा करके उसी रात रोम चला जाता है और कभी वेनन वापस नहीं आता। अब 13 साल बाद नरेटर बार्सिलोना में पोएट पैब्लो नेरुदा के साथ होता है। स्पेन सिविल वॉर के बाद पैब्लो उन्हें बेहोश और इलॉजिकल मानता है। लंच के बाद नरेटर और फ्रीदा वॉक पर जाते हैं, जहां फ्रीदा बताती है कि उसे पूरी एस्टेट मिल चुकी है। वो नरेटर से कहती है कि अब वो चाहे तो वेनन वापस जा सकता है। नरेटर जवाब देता है कि वो तब भी वापस नहीं जाएगा, चाहे उसके सपने सच हो या ना हो। पैब्लो और नरेटर सोने चले जाते हैं। 10 मिनट बाद पैब्लो उठकर चिल्लाता है कि उसने फ्रीदा को अपने सपने में देखा है। पैब्लो की वाइफ घबरा जाती है और कहती है कि ये बात फ्रीदा को बतानी चाहिए। जब सब वापस जाने लगते हैं, नरेटर फ्रीदा से अलविदा लेने जाता है। फ्रीदा कहती है कि उसने सपना देखा था कि पैब्लो उसके बारे में सपना देख रहा है। नरेटर शॉक रह जाता है। फ्रीदा तुरंत कह देती है कि कुछ सपने बस ऐसे ही आ जाते हैं, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। नरेटर उसके बारे में कभी नहीं सोचता जब तक हवाना वाला एक्सीडेंट नहीं होता। डेड लेडी की फिंगर पर वही स्नेक फिंगर देखकर नरेटर को सब ये बातें याद आने लगती है। वो पोर्चुगीज एम्बेसडर से मिलता है और फ्रीदा के बारे में बात करता है। एम्बेसडर उसकी पावर से बहुत इम्प्रेस्ड होता है। नरेटर अपना आखिरी सवाल पूछता है, वो आपके लिए क्या करती थी? एम्बेसडर जवाब देता है, वो सपने देखती थी। दोस्तों, अगर हम इस शॉर्ट स्टोरी को एनालाइज करें तो ये स्टोरी दो टाइम पीरियड पर बेस्ड है, वॉर और पोस्ट वॉर एरा। वॉर के टाइम लोग काफी सुपरस्टिशियस होते थे और वेनिस फैमिली इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। फ्रोफ्रीदा उन बिलीफ को कैरी करती है, जबकि नरेटर उनका असर एक्सेप्ट नहीं करता। कहानी ये दिखाती है कि उसके सपने प्रोफेटिक लगते हैं क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ही सुपरस्टिशियस पर बेस थी। नरेटर ने रियलिस्टिक बैकड्रॉप क्रिएट करने के लिए आयरनी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया है। स्टोरी का टोन आयरॉनिक है, जो रीडर्स को एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां सपने और रियलिटी के बीच बाउंड्री ब्लर हो जाती है। स्टोरी का जो मेन थीम है वो बिलीफ, फेथ, सुपरस्टिशन लोगों को सिक्योरिटी और कंफर्ट देता है। जब लाइफ में डिसीजन लेना मुश्किल होता है, तब लोग अनएक्सप्लेन्ड चीजों पर भरोसा करने लगते हैं। सेटिंग्स, कैरेक्टर्स, लैंग्वेज और आयरनी के थ्रू नरेटर ये दिखाते हैं कि इंसान का विश्वास कभी कभी लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होता है। दोस्तों, आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको गैब्रियल की लाइफ और करियर पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए या उनके किसी वर्क को आपको समझना है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।